तो अब हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में कुछ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन मैकेनिक्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ कोर्स परवेसिव, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स तो सर्वव्यापी है, सब जगह ग्रेविटेशन फोर्स है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ. Gravity also governs the motion of celestial bodies. The gravitational force can act at a distance without the need of any intervening medium. है ना, कोई मीडियम भी नहीं चाहिए और कांटेक्ट में भी होना जरूरी नहीं है, दूर से ही ये एक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स. ऑल द अदर फोर्सेस कॉमन इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. As the name suggests, a contact force on an object arises due to contact with some other object. वो सॉलिड हो सकता है, वो फ्लूइड हो सकता है ना. When bodies are in contact, for example, a book resting on a table, a system of rigid bodies connected by rods, hinges, and other types of supports, there are mutual contact force for each pair of bodies, satisfying the third law. The component of contact force normal to the surfaces in contact is called normal reaction. है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हैं तो जो कांटेक्ट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो नॉर्मल टू द सरफेस है और एक हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस है. तो जो कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना. द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और जो कंपोनेंट पैरेलल है सरफेसेस के उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज ऑल्सो व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड्स. ऐसा जरूरी नहीं कि सॉलिड सॉलिड के ही कॉन्टैक्ट में हो, सॉलिड अगर फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में है तो भी कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज करते हैं. जैसे कि जब एक सॉलिड को इमर्स किया जाता है फ्लूइड में तो उसको एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगता है ना. तो ये क्या किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. इसके अलावा क्या एग्जांपल हैं जब एक सॉलिड विस्कस के सॉलिड जो है एक फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है तो कौन कौन से कांटेक्ट फोर्सेस हैं? वो हैं विस्कस फोर्स, है ना. विस्कोसिटी काम करती है ना, फ्लूइड को बहने नहीं देती. कोई भी लिक्विड है उसको रोकता है फोर्स, विस्कोसिटी रोकती है उसकी. एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना. तो ये सारे फोर्स क्या हैं मैकेनिक्स में? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, नॉर्मल रिएक्शन हुआ, एयर रेजिस्टेंस हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, बायोंट फोर्स हुआ. दीज आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन मैकेनिक्स. टू अदर कॉमन फोर्सेस आर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. अब दो और फोर्स हैं, एक तो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग है ना जिसमें टेंशन फोर्स लगती है, और स्प्रिंग में स्प्रिंग का फोर्स होता है. व्हेन अ स्प्रिंग is compressed or extended by an external force, a restoring force is generated. This force is usually proportional to the compression or elongation. The spring force F is written as F is equal to minus kx, जहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और k क्या है? फोर्स कांस्टेंट. द नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? कि फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड स्टेट. मतलब आपने स्प्रिंग को खींच दिया है, पहले वो अनस्ट्रेच थी फिर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, तो फोर्स कौन सी? रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में आपने उसको पुल किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं फोर्स. और वो किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स के बराबर. फॉर एन, अभी स्ट्रिंग की बात हो रही है, एन inextensible string, the force constant is very high. The restoring force in a string is called tension. It is customary to use a constant tension T, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, थ्रू आउट द स्ट्रिंग. दिस assumption is true for a string of negligible mass. ये डायग्राम देखो सारे फोर्सेस के बारे में. ये देखो ये क्या है? स्ट्रिंग, वेट लटका हुआ है ना एक स्ट्रिंग से, तो वेट mg तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है टेंशन T स्ट्रिंग के अंदर, है ना. इसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग में फोर्स है स्ट्रिंग का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में. फिर यह है स्प्रिंग,
जिसको आपने नीचे की तरफ पुल किया है एक्सटर्नल वेट लटका के, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स, है ना, के एक्स माइनस के एक्स। फिर ये है आपका बॉयंट फोर्स, ये देखो कॉर्क को डुबा रहे हो ना पानी के अंदर, और ये विस्कोसिटी दिखाई है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन फोर्सेस हैं इन मैकेनिक्स। इन चैप्टर 1 वी लर्न दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पढ़े हैं ना आपने फर्स्ट चैप्टर में? ग्रेविटेशन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स वीक फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ऑफ दीज द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज अपीयर इन डोमेन्स दैट डू नॉट कंसर्न अस हेयर. Only the gravitational and electrical forces are relevant in the context of mechanics. The different contact forces of mechanics mentioned above fundamentally arise from electric force. आपको आश्चर्य हो रहा होगा. This may seem surprising since we are talking of uncharged and non-magnetic bodies in mechanics. फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स से कैसे अराइज हुए हैं. At the microscopic level, all bodies are made up of charged constituents, nuclei and electrons, and the various contact forces arising due to elasticity of bodies, molecular collisions and impacts, etc., can ultimately be traced to the electrical forces between the charged constituents of different bodies. The detailed microscopic origin of these forces is, however, complex and not useful for handling problems in mechanics at the macroscopic scale. This is why they are treated as different types of forces with their characteristics properties determined empirically. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सारे फोर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ही जनरेट हुए हैं. अब है हमारा फोर्स फ्रिक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at rest on a horizontal table. The force of gravity mg is cancelled by the normal reaction force of the table, है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं mg और नॉर्मल रिएक्शन, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बराबर होते हैं. जितना वेट होगा उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा. नाउ सपोज अ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी. वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी. But if the applied force F were the only external force on the body, it must move with acceleration F by m, however small. Clearly, the body remains at rest because some other forces comes into play in the horizontal direction, and it opposes the applied force F, resulting in zero net force on the body. पहले जब आपने फोर्स अप्लाई किया था तो क्यों मूव नहीं किया ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसको अपोज कर रहा था अप्लाइड फोर्स को. फिर resulting in zero net force on the body. This force Fs parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force, or simply friction. The subscript stands for static friction to distinguish it from kinetic friction. अब जो बॉडी स्टैटिक है, मूवमेंट नहीं कर रही है, और आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं Fs, क्योंकि वो अभी मूव नहीं किया है. लेकिन ये तब तक ही रखता है जब तक वो बॉडी स्टेबल है, मूव नहीं कर रही. जैसे ही मूव करने लगेगी तब फ्रिक्शन फोर्स को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ. हाँ, ऐसे कोई नहीं था, वो उसका एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं है. उसका एग्जिस्टेंस तभी है जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो. When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. As the applied force F increases, Fs also increases, remaining equal and opposite to the applied force up to a certain limit. आपको लगेगा कि फिर मूव कैसे करेगा अगर ये बराबर ही रहेगा हमेशा. Fs जो है अप्लाइड फोर्स के, नहीं, ऐसा नहीं है. एक लिमिट के बाद जो है वो एफ जो है इंक्रीज, Fs जो है वो इंक्रीज करना बंद कर देता है, कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट. हैंस इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज इम्पेंडिंग मोशन. इम्पेंडिंग मोशन का मतलब है अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो अभी वो बॉडी मूव करने लग जाती. द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस बट डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, है ना. फ्रिक्शन नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन तो अभी बॉडी मूव कर रही होती. वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स
a certain limit, the body begins to move. It is found experimentally that the limiting value of static friction, Fs max, is independent of the area of contact and varies with the normal force approximately as Fs maximum is equal to mu s n, जहाँ पे mu s क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जो एफ एस मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के, है ना, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ एक्स। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। तो जब एफ एस मैक्सिमम बराबर हो जाएगा म्यू एस एन के, तब क्या होगा, उसके बाद बस अब मैक्सिमम हो गया, इसके बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा इसके बाद। अच्छा, ये जो म्यू एस है, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है और जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसकी सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, वो रफ है, वो स्मूथ है, या मेटल है, या वुड है, या कैसी सरफेस है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में दस भी रिटर्न एज, तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लिखा जा सकता है कि एफ एस जो है या तो लेस देन या इक्वल टू है किसके, म्यू एस एन के। पहले तो ये कम था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये बराबर हो जाएगा उसके, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ द अप्लाइड फोर्स एफ एक्सीड्स एफ एक्स मैक्सिमम, द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस। अब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, मैक्सिमम था वो लग चुका, अब तो आपने अप्लाइड फोर्स को एक्सीड कर दिया फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, अब वो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी सरफेस पे। It is found experimentally that when relative motion has started, the frictional force decreases from the static maximum value. ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लगना शुरू होगा, वो कम होता है स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू से। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेज इन कांटेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब कौन है, अब जो फोर्स एक्शन में आया वो है रिलेटिव मोशन को रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि स्लाइडिंग को या मोशन को रोकेगा, रिलेटिव मोशन को। काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द, हाँ, वो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट है। फर्दर इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। इट इज सेटिस्फाई अ लॉ सिमिलर टू दैट फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या फ़र्क है दोनों लॉज में, वो जो फ्रिक्शन फोर्स था स्टैटिक फ्रिक्शन दैट वाज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू के एन, जहाँ पे म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। Where mu k, the coefficient of kinetic friction, depends only on the surface in contact. As mentioned above, experiments show that mu k is less than mu s, है ना। When relative motion has begun, the acceleration of the body according to the second law is given by F minus Fk, मतलब kinetic friction force upon m. For a body moving with constant velocity, F जो है that is equal to Fk. If the applied force on the body is removed, its acceleration is minus Fk upon F and it eventually comes to a stop. ठीक है, पहले तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे इसलिए एक्सीलरेटेड होकर बॉडी मूव कर रही थी, लेकिन जब आपने फोर्स हटा दिया तो धीरे धीरे जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, फोर्स के कारण। द लॉज ऑफ फ्रिक्शन गिवन अबाउट डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल लॉज लाइक दोज फॉर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज। दे आर एम्पिरिकल रिलेशंस that are only approximately true, yet they are very useful in practical calculation in mechanics. Thus, when two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other. Friction, by definition, is the component of the contact force parallel to the surface in contact, which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces. Note that it is not the motion but the relative motion that the frictional force opposes. Consider a box lying in the compartment of a train that is accelerating.
If the box is stationary relative to the train, it is a fact. It is in fact accelerating along with the train. What forces cause the acceleration of the box? Clearly, the only conceivable force in the horizontal direction is the force of friction. If there were no friction, the floor of the train would slip by and the box would remain at its initial position due to inertia and hit the back side of the train. This impending relative motion is opposed by the static friction Fs. Static friction provides the same acceleration to the box as that of the train, keeping it stationary relative to the train. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उस बॉक्स पे जो स्टेशनरी है, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए वो उसी जगह पे ही रहता है ना, और दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं ट्रेन के साथ साथ। लेकिन जो बॉक्स है वो अपनी जगह पे क्यों रहता है? एक तो इनिशियल इनर्शिया के कारण और जो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो उसको से प्रोवाइड करता है सेम एक्सेलरेशन जो कि ट्रेन का एक्सेलरेशन है, इससे वो उसी जगह पे स्टेशनरी रहता है। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. Since the acceleration of the box is due to the static friction, means ma is equal to fs is less than or equal to mu s n। तो mu s n की जगह mg रख सकते हो आप, है ना, दोनों तरफ m कट गया और हमारे पास फॉर्मूला बचा a इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी। अब हमको तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए ना, तो उस कंडीशन में तो ये बराबर का साइन आएगा, लेस देन का साइन नहीं आएगा। तो a मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस जी। म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.15 इंटू 10, तो आपके पास आंसर आ गया कितना एक्सेलरेशन है मैक्सिमम 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब तक वो स्टेशनरी रहेगा, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी बॉक्स मूव करने लग जाएगा। See figure. A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle theta is equal to 15 degree with the horizontal. The mast just begin to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? आप ये देखो, डायग्राम देखो, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है fs। जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट है mg साइन थीटा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट mg का कंपोनेंट mg कॉस थीटा, जो नॉर्मल को बैलेंस आउट कर रहा है। तो सारे जो हैं पहले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे सारे फोर्सेस, लेकिन अब आपने उसको एंगल कितना बढ़ा दिया कि वो स्लाइड करने लग गया। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आर। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? द वेट mg acting vertically downwards, the normal force n of the plane on the block, and the static frictional force fs opposing the impending motion. In equilibrium, the resultant of these forces must be zero. Resolving the weight mg along the two direction down shown, we have mg sin theta is equal to fs and mg cos theta is equal to n. As theta increases, the self-adjusting frictional force fs increases until the theta is equal to theta max। तब तक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपने आप को बढ़ाता रहता है, लेकिन बस अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद अब उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉक्स जो है स्लाइड करने लग जाएगा। एफ एस अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। अब हमको पता है कि म्यू एस इज इक्वल टू 10 थीटा के बराबर होता है। 10 थीटा मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस, या थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एस, है ना। म्यू एस और 10 थीटा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब when theta becomes just a little more than theta max, there is a small net force on the block and it begins to slide. Note that theta max depends only on the mu s and is independent of the mass of the block. ये डिपेंड नहीं करता कि कितने मास का आपने बॉक्स रखा है, सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल जो है सिर्फ म्यू एस पे, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपको बताया एंगल कितना दिया है उन्होंने 15 डिग्री, तो म्यू एस बराबर कितने हो जाएगा 10-15 के। इसका मतलब म्यू एस कितना है, उसका स्टैटिक कोफिशिएंट कितना है बॉक्स के सरफेस का 0.27। अब ये इस तरह का अरेंजमेंट है, एक पुली लगी हुई है, नीचे एक वेट ब्लॉक है जिस पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 kg का बॉक्स है,
और इस तरह से एक ट्रॉली है जिस जो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, टेंशन टी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वेट है इसका 20 kg। आपको क्या पता लगाना है इसमें? आपको पता लगाना है एक तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन होगा। आपको टेंशन टी पता लगानी है, आपको म्यू के दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.04, और जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये म्यू जो है ना, ये इसका ये कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ही होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो ब्लॉक है उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसमें फोर्स जो है एम ए इज इक्वल टू एम जी, नीचे की डायरेक्शन में और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन टी। तो एम ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30, आपको पता ना एम जी 30 है इसका, 30 माइनस टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एम कितना है उसका 3 kg और ए आपको पता नहीं है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन बना ली आपने 3a इज इक्वल टू 30 माइनस टी। अब ट्रॉली के लिए जो एफ है वो क्या क्या है, टी माइनस एफ के, है ना, टेंशन माइनस फ्रिक्शन ड्यू टू काइनेटिक मोशन। तो एम ए इजिकल टू टी माइनस एफ के। अब एफ के मालूम है आपको क्या होता है, म्यू के एन, और एन की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20 इंटू 10 इजिकल टू 200, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, 20 ए इजिकल टू टी माइनस म्यू के एन। 20 ए इजकल टू टी माइनस 0.04 वैल्यू दी है इंटू 200, तो आपको आ जाएगी एक और सेकंड इक्वेशन 20 ए इजकल टू टी माइनस 8। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, ऐड करने से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ गया 23 ए इजकल टू 22। तो ए की वैल्यू आ गई 22/23, पहला आंसर आ गया आपका 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 27.1 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सम कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट, ये सब इन्होंने भी सॉल्व करके दिया बुक में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जब कोई बॉडी रोल करती है ना, जैसे आपके कार के व्हील हैं, साइकिल के व्हील हैं, या कोई रिंग है या कोई स्फीयर है, जब रोल करता है, रोलिंग मोशन करेगा, तब उसमें किस तरह का फ्रिक्शन लगता है, बहुत कम अमाउंट में फ्रिक्शन लगता है। A body like a ring or a sphere rolling without slipping over a horizontal plane will suffer no friction in principle. Actually principally उसमें कोई फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कांटेक्ट में आता है ना जो पार्ट बॉडी का, वो बहुत कम है रोलिंग मोशन में, इसलिए फ्रिक्शन प्रिंसिपली तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या होता है देखो, एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन। अब उस पॉइंट पे क्या फ्रिक्शन लगेगा, एंड दिस पॉइंट हैज़ नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन। जब कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है प्लेन से, तो फिर उस पॉइंट पे क्या फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन इन दिस आइडियल सिचुएशन काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो एंड द बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन आपने देखा ना, ऐसा होता नहीं है। वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन एंड सम रेजिस्टेंस टू मोशन डज अकर, दैट इज टू कीप द बॉडी रोलिंग, है ना। तो लगता है ना, रुक जाती है ना बॉडी जाके, इसका मतलब क्या है कि सम अप्लाइड फोर्स इज़ नीडेड। अगर आपको बॉडी को रोल कराते ही जाना है तो आपको लगातार अप्लाई करना पड़ता है फोर्स बाहर से। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं रोलिंग के टाइम पे, तो फिर आपको फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए, बॉडी मूव करती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या कारण है, फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर, बहुत कम होता है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। वो भी क्या रीज़न है उसके ओरिजिन का, that is the reason why discovery of wheel has been a major milestone in human history. Rolling friction again has a complex origin, though somewhat different from that of static or sliding friction. During rolling, the surfaces in contact get momentarily deformed a little. ये deformation के कारण बच्चों ये resistance पैदा होता है ना, ये friction, and this results in a finite area of the body being in contact with the surface. आपका जो कार के टायर हैं उनमें देखा है ना आपने, ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवे के जो आयरन के व्हील्स हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसको ब्रेक लगाने पे, ट्रेन को ब्रेक लगाने में जो है ना, कम फ्रिक्शन है उनके अंदर,
इसके अंदर डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है ना रबड़ के टायर पे, डिपेंड करता है ये कि कितना डिफॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये ओरिजिन अलग हो गया ना स्टैटिक से और स्लाइडिंग से। द नेट इफेक्ट इज दैट द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोजेज मोशन, है ना। तो इसका नेट इफेक्ट यही होता है डिफॉर्मेशन का, कि जो कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल टू द सरफेस, वो मोशन का अपोज ही करता है। वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिजायरेबल. In many situations, like in machines with different moving parts, friction does have a negative role. It opposes relative motion and thereby dissipate power in the form of heat. Lubricants are a way of reducing kinetic friction in a machine. Another way is to use ball bearing between two moving parts of the body. ये देखो ball bearings use कर रखे हैं। बियरिंग्स यूज़ करने से क्या होगा, वही रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम लगता है ना, तो इसमें घर्षण नहीं होता है, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। या फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन बॉल बियरिंग्स एंड द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, पावर डिसिपेशन इज रिड्यूस्ड। अ थिन कुशन ऑफ द एयर मेंटेन्ड बिटवीन सॉलिड सर्फेसेज इन रिलेटिव मोशन इज अनदर इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये देखो इस तरह से नीचे एयर कुशन लगा दिया आपने, दो सरफेस जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, एयर कुशन लगाने से भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड. Kinetic friction that dissipates power is nevertheless important for quickly stopping relative motion. It is made use of by brakes in machines and automobiles. है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है कि ब्रेक लगाने पे आप स्टॉप तो कर पाते हो। Similarly, static friction is important in daily life. We are able to walk because of friction. It is impossible for a car to move on a very slippery road, and you also cannot walk on a slippery surface. है ना, you slip on an, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, on an ordinary road the friction between the tires in the road provides the necessary external force to accelerate the car. So this was all about force.